हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर का टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्योल। तो गाइस, अगर आप एचएससी के स्टूडेंट हो तो आपको ओसीएम की बुक में फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, वहां पे गाइस आपको हेनरी फ्योल पढ़ के जाना है। तो गाइस, एचएससी का जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें हर साल जो है वो हेनरी फ्योल का जो है क्वेश्चन आता है। और गाइस, बीकॉम में भी जो है गाइस हमको हेनरी फ्योल पढ़ के जाना है। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस यहां पर भी जो है वो हेनरी फ्योल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, तो ये लेक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एचएससी के बच्चों के लिए भी, एमकॉम बीकॉम के बच्चों के लिए भी, और जो है वो यूजीसी नेट और सेट कैंडिडेट्स के लिए भी। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर हेनरी फ्योल 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो गाइस जैसे ये टॉपिक का नाम है 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले जो है गाइस हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है। तभी जो है गाइस हमको हेनरी फ्योल का जो है प्रिंसिपल समझ में आएंगे। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो गाइस यहां पे लिखा है मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द जनरल रूल्स गाइडलाइंस which can be applied to all kinds of organization. These principles are fundamental truth and applicable everywhere. It helps the manager to take the right decisions and run the organization effectively. तो गाइस सिंपल सा मीनिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं। यहां पे जो वर्ड जो प्रिंसिपल है उसका मतलब हमारे कॉलेज का और स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, वो स्पेलिंग में गाइस प्रिंसिपल में PAL होता है, यहां पे PLE है। ओके, तो यहां पे जो है गाइस प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइंस या रूल्स। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट को, हमारे कंपनी को चलाने के लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ओके, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो उस गाइडलाइंस को जो है गाइस बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, यानी कि मैनेजमेंट को सिस्टमैटिकली चलाने के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं, उस गाइडलाइंस को बोलते हैं गाइस हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो बेसिकली गाइस अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजिंग द कंपनी। कंपनी को जो है सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए, कुछ गाइडलाइंस बताए गए, उसको जो है गाइस बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जरूरी है ताकि मैनेजर जो है वो कंपनी का वो जो है वो सही डिसीजन ले कंपनी में और अपनी कंपनी को जो है वो इफेक्टिवली यानी कि अच्छी तरीके से चलाए। ओके, और यहां पे एक चीज बताई गई गाइस, द प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये जो प्रिंसिपल्स है यानी कि जो रूल्स और गाइडलाइंस है वो फंडामेंटल ट्रूथ है, सच्ची बातें हैं, और ये जो है गाइस वो एप्लीकेबल है एवरीवेयर। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गाइस सिर्फ एक या दो कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ये सारी कंपनीज में जो है गाइस वो एप्लीकेबल है। यानी कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है या एक सिंगल बिजनेसमैन है या जो है बड़ी कंपनी है, सारे जो है गाइस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमको जो ये प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बताया गया कि ये एप्लीकेबल है एवरीवेयर। ओके, अभी गाइस ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ओके, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि ये जो प्रिंसिपल की गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, बेसिकली वो 14 रूल्स है, 14th गाइडलाइंस हमको दी गई है। और ये जो गाइडलाइंस दी गई है गाइस वो ऑथर का नाम है हेनरी फ्योल। यानी कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको दिया है, कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ गाइडलाइंस बताए हैं हमारी कंपनी को, हमारे मैनेजमेंट को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। ओके, तो पहले गाइस हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी फ्योल कौन थे। ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है हेनरी फ्योल वाज फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। जो हेनरी फ्योल थे गाइस वो बेसिकली एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रेंच के रहने वाले थे और वो माइनिंग इंजीनियर थे। ओके, यहां पे पहले उनका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, वो माइनिंग इंजीनियर के तौर पे काम करते थे। ओके, देन हु टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सक्सेसफुल मैनेजर। बाद में जो है गाइस वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, वो सक्सेसफुल मैनेजर बन गए। ओके, उन्होंने मैनेजमेंट में हिस्सा लिया। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ही डेवलप्ड 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाद में गाइस उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। ओके, बहुत सारे जो है वो ऑब्जर्वेशंस किए, सर्वे किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद में गाइस उन्होंने 14th प्रिंसिपल को यानी कि 14 रूल्स एंड गाइडलाइंस को जो है वो उन्होंने डेवलप किया। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और गाइस उन्होंने अपनी इस प्रिंसिपल को कहां पे एक्सप्लेन किया हमको वो भी याद रखना है, मैंने हाईलाइट भी किया है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की उनकी बुक थी जो बहुत ही फेमस बुक है, उसमें गाइस उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल को जो है वो रिकॉर्ड किया, लिखा।
ओके, ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट ही इज कॉल्ड फादर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गाइज, ये क्वेश्चन में जो है वो गाइज पूछता है हमको, बोर्ड के पेपर में, एचएससी के क्वेश्चन पेपर में भी पूछता है और यूजीसी नेट सेट में भी पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है। तो गाइज याद रखना है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ओके, यहां पे मैंने हाईलाइट भी किया है इसको कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अगर पूछता है तो हमको याद आना चाहिए कि हेनरी फ्योल है जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। ओके, अभी देखते हैं गाइस कौन से 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये है कुछ 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। जो हेनरी फ्योल ने हमको 14 प्रिंसिपल बताए गाइस, वो आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन। ओके, पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, स्केलर चेन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव और लास्ट में है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। ओके, अभी गाइस हम लोग लाइन बाय लाइन जो है वो एक एक प्रिंसिपल को जो है वो सिस्टमैटिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, कि ये क्या प्रिंसिपल है। ओके, अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक गाइडलाइंस होती है, जनरल रूल्स होते हैं, जो यानी कि हमको अपने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है। ओके, उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए, कुछ गाइडलाइंस बताए गए। तो गाइस वो जो गाइडलाइंस है वो कितनी बताई गई? 14 बताई गई। और ये गाइडलाइंस 14 गाइडलाइंस किसने दी है? हेनरी फ्योल ने दी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पे एक चीज लिखी है, नोट। ओके, नोट पढ़ते हैं हम लोग। दिस लिस्ट, द लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एग्जॉस्टिव। इट मीन्स मोर प्रिंसिपल्स कैन बी एडेड एज पर द सिचुएशन, ट्रेंड इन द मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बताया गया गाइस कि ये जो 14th प्रिंसिपल है जो अभी हम लोग ने लिस्ट देखा वो एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि इतनी ही लिस्ट नहीं है। आगे चल के जो है इसमें और भी जो है वो आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आगे चल के कोई एक सक्सेसफुल मैनेजर आता है हेनरी फ्योल की तरह, वो जो है गाइस एक और गाइडलाइन उसमें ऐड करता है, तो यहां पे 15th प्रिंसिपल बन जाएंगे। ओके, और कोई मैनेजर आता है उसके बाद में उसने और एक गाइडलाइन उसमें ऐड कर दिया तो 16 प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। यानी कि ये जो लिस्ट दी गई है वो इतनी ही नहीं है, इसमें और भी जो है प्रिंसिपल वो ऐड किए जा सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ट्रेंड इन दी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे जो है वो तब्दीली होती है, चेंजेस होते हैं हमारी कंपनीज में, सिचुएशन में, तो गाइस यहाँ पे हमको रूल्स में भी जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइस हम लोग और जो है प्रिंसिपल को ऐड कर सकते हैं, ये बात याद रखना है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि वो जो 14 प्रिंसिपल है वो बेसिकली है क्या। तो गाइस आप देख सकते हो, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, तो बेसिकली ये एक हमको एक गाइडलाइन बताई गई है कि अगर कंपनी में अगर हमको काम देना है एम्प्लॉइज को, ओके, तो कैसा करना है। पूरा काम जो है वो गाइस वो हमको किसी एक एम्प्लॉय के सर पे नहीं डालना है, हमको जो है टोटल वर्क को डिवाइड करना है डिफरेंट एम्प्लॉइज में। यानी कि अगर कंपनी का कुछ काम है तो उसको सारे काम को जो है गाइस हमको एक किसी एम्प्लॉय को नहीं सौंपना है, हमको क्या करना है उस काम को जो है वो अलग अलग लोगों में डिवाइड करना है और ऐसे लोगों में डिवाइड करना है जो उसको जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ओके, यानी कि बेसिकली ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो एम्प्लॉय जिस चीज में टैलेंट रखता है, जिस चीज में उसकी स्किल है, उसको वो काम देना चाहिए कंपनी में। ओके, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब पार्ट्स एंड डिवाइडेड वर्क शुड बी असाइन्ड टू डिफरेंट एम्प्लॉयज एज पर देयर कैपेबिलिटी, स्किल, स्ट्रेंथ। फ्योल सेज डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन। तो गाइस यहां पे यही बताया गया कि ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि टोटल वर्क को हमको डिवाइड करना चाहिए स्मॉल पार्ट में। ओके, यानी कि पूरे काम को जो है हमको डिवाइड करना चाहिए और देना चाहिए एम्प्लॉयज को एज पर देयर टैलेंट, एज पर देयर स्किल्स, एज पर देयर स्ट्रेंथ। जो एम्प्लॉय की जितनी ताकत है उसको उसके हिसाब से जो है काम देना चाहिए। ओके, जो एम्प्लॉय जिस चीज में एक्सपर्ट है हमको उसका वो काम देना चाहिए। ओके, तो गाइज यहाँ पे हेनरी फ्योल ने बोला कि जब हम वर्क को जो है वो डिवाइड करते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज कैपेबिलिटी, तो गाइज यहाँ पे जो है वो स्पेशलाइजेशन आता है, कंपनी में जो है वो स्पेशलाइजेशन आता है। ओके, तो पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया, यानी कि क्या करना है हमको कंपनी में, सारा काम जो है वो एक एम्प्लॉय को नहीं देना है, वर्क को डिवाइड करना है और अलग अलग एम्प्लॉयज में उन लोगों की जो है टैलेंट और स्किल के हिसाब से जो है वो उसको काम सौंपना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या बोलता है गाइज, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अभी गाइस यहां पे दो अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी यानी कि पावर, किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेना,
किसी को ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं पावर या अथॉरिटी। ओके, तो यहां पे अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो ये प्रिंसिपल्स जो है गाइस वो रिलेटेड है पावर एंड जिम्मेदारी से, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओके, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी पावर मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे गाइस बोलता है कि ये प्रिंसिपल बोलता है कि कंपनी में जो भी अगर हम एम्प्लॉयज को या मैनेजर को कोई पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो साथ में गाइस हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी साथ में उसको देना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि हम लोग ने किसी मैनेजर को जो है वो अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, लेकिन हमने उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, उसके कोई भी जिम्मेदारी हमने नहीं सौंपी, तो गाइस वो क्या कर सकता है? अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है। ओके, वो क्या कर सकता है? अपना हुक्म चला सकता है दूसरे एम्प्लॉयज के ऊपर। ओके, तो गाइस यहां पे जो है हमको अथॉरिटी देना है, तो साथ में हमको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है फिक्स करना होगा। ओके, नहीं तो जो है वो एम्प्लॉय और मैनेजर जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो अपने पावर का जो है वो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे बताया गया कि जब भी हमको एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देना है, तो साथ में हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ओके, इफ अथॉरिटी इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलता है कि अगर अथॉरिटी पावर ज्यादा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, द मैनेजर में मिस यूज इट, तो मैनेजर उसका मिस यूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। एंड इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन द अथॉरिटी, मैनेजर में फील फ्रस्ट्रेटेड। और गाइस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने अथॉरिटी कुछ नहीं दिया, पावर कुछ नहीं दिया, लेकिन सिर्फ जो है उसको काम देते जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो एम्प्लॉयज और मैनेजर है वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। ओके, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ये प्रिंसिपल बोलता है कि पावर और जिम्मेदारी का जो है वो इक्वल होना चाहिए कंपनी में। ओके, इन दोनों में जो है गाइस इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये दोनों जो है वो बैलेंस में होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ओके, अब ये तो बहुत आसान सा प्रिंसिपल है, ये तो कोई एक बच्चा भी समझ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यानी कि यहां पे कंपनी में जो है गाइस हमको डिसिप्लिन को फॉलो करना है, यानी कि बेसिकली ये बोलने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन को फॉलो करना है, यानी कि डिसिप्लिन मींस व्हाट? डिसिप्लिन मींस कि जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जो है वो सभी एम्प्लॉयज को और मैनेजर को जो है वो फॉलो करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज मैनेजर मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट्स द रूल्स दैट गवर्न दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी कंपनी में जो रूल्स चलते हैं, जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसको जो है वो एम्प्लॉय को और मैनेजर को उसको क्या करना है? ओबे करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको फॉलो करना है। Discipline helps to achieve the goals of the company. Therefore, there must be a clear understanding between the management and the workers regarding the organization rule. और यहाँ पे गाइस बोलता है कि डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन होती है कंपनी में तो उससे जो है वो स्पेशलाइजेशन आता है। ओके, और हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको जो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे गाइस बताया गया कि जो डिसिप्लिन है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉय के बीच में जो है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तभी तो जो है वो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। अगर उनको डिसिप्लिन ही नहीं पता, रूल्स ही नहीं पता, तो वो फॉलो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में रिगार्डिंग द रूल्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो प्रिंसिपल है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, फोर्थ और फिफ्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, अभी गाइस इसको समझते हैं हम लोग। ये बोलना क्या चाहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि यूनिटी यानी कि एकता। ओके, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो है गाइस हमको कंपनी में जो ऑर्डर मिलते हैं बॉस की तरफ से, मैनेजर की तरफ से, तो उसमें यूनिटी होना चाहिए। यानी कि यहां पे जो है वो 2-3 अलग अलग बॉस नहीं होना चाहिए, यहां पे हमको ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक बॉस की तरफ से मिलना चाहिए। यहां पे कमांड में एकता होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। ओके, अगर गाइस सपोज के 3 अलग अलग बॉस है कंपनी में, यानी कि गाइस एक बॉस ने एक एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया, दूसरे बॉस ने भी उसी सेम एम्प्लॉय को कुछ अलग ऑर्डर दिया, तीसरे बॉस ने भी जो गाइस वही एम्प्लॉय को जो है वो अपना एक ऑर्डर दिया, तो अब बेचारा एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर फॉलो करूं, पहले मैं किसको रिपोर्टिंग करूं। तो यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पे ऑर्डर जो है वो सिर्फ एक बॉस की तरफ से मिलना चाहिए। बेसिकली ये प्रिंसिपल बोलता है कि यहां पे सिर्फ एक सुपेरियर, यानी कि एक ही मैनेजर, एक ही बॉस होना चाहिए जो एम्प्लॉय को जो है वो ऑर्डर दे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ सबोर्डिनेट एम्प्लॉयज, सबोर्डिनेट को गाइस यहाँ पे एम्प्लॉयज बोला जाता है। ओके, तो सबोर्डिनेट का मतलब होता है एम्प्लॉयज। सबोर्डिनेट्स शुड रिसीव द ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपेरियर, यानी कि बॉस। सुपेरियर यानी कि बॉस होता है, तो यहां पे बताया गया कि जो एम्प्लॉयज है उनको जो है वो एक ही सुपेरियर के, यानी कि एक ही बॉस से जो है वो ऑर्डर मिलना चाहिए। ओके, इफ एम्प्लॉयज रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड। यहां पे गाइस वही बताया गया जो भी मैंने बताया कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो अलग अलग बॉस से जो है वो कमांड रिसीव करता है, ऑर्डर रिसीव करता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसका ऑर्डर जो है वो पहले फॉलो करूं। ओके, तो यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमको रूल बताता है गाइस, हेनरी फ्योल ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो
प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि जो कमांड है, ऑर्डर है, वो एक ही बॉस के द्वारा दिया जाना चाहिए। ओके, फिफ्थ है गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन गाइस थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस कि सभी लोगों का जो है वो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सभी एम्प्लॉयज को जो है वो एक जो है वो डायरेक्शन होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है गाइस कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। ओके, तो ऊपर वाले प्रिंसिपल में हम लोग ने देखा कि एक बॉस होना चाहिए और एक ही बॉस जो है वो ऑर्डर देना चाहिए। ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक बॉस होना चाहिए, साथ में ये प्लस और क्या बोल रहा है कि एक ही प्लान होना चाहिए, यानी कि सारे एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव है, सारे एम्प्लॉय का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए, यानी कि सारे एम्प्लॉय जो है वो एक ही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए काम करना चाहिए। ओके, each groups in the organization should have the same objective and the group should be directed by the one manager using single प्लान एंड गोल। यहां पे बोलता है कि हर ग्रुप जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में, ईच ग्रुप, सभी ग्रुप का जो है वो एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही गोल होना चाहिए और सभी लोग जो है वो एक ही प्लान को फॉलो करना चाहिए एक मैनेजर के द्वारा। ओके, तो यानी कि एक मैनेजर होना चाहिए और वो मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक सिंगल प्लान बनाना चाहिए और सारे एम्प्लॉय को जो है वो गाइस ग्रुप में जो है वो मिलकर काम करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन के लिए, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए। तो गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को सेम समझते हैं। तो गाइस सेम नहीं है, यहां पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनो कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक बॉस होना चाहिए और वही ऑर्डर देना चाहिए सारे एम्प्लॉयज को। ये प्रिंसिपल बस इतना ही बोलता है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो क्या बोलता है कि एक हेड तो होना चाहिए प्लस सारे जो एम्प्लॉयज है वो सभी का डायरेक्शन, सबका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही होना चाहिए। ओके, अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाना है, तो सारे एम्प्लॉय का जो है डायरेक्शन यही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमको जो है पब्लिक की सेवा करना है, ना कि प्रॉफिट के पीछे लोगों को भागना चाहिए। ओके, तो यहां पे गाइस एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही सभी का जो है वो ऑब्जेक्टिव और डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रिंसिपल है गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये प्रिंसिपल, आसान सा है, लेकिन ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का यहां पे मतलब है गाइस कि अगर एक सिंगल एम्प्लॉयज है तो उसको अपने इंटरेस्ट के बारे में क्या करना चाहिए, उसको सबऑर्डिनेट करना चाहिए, यानी कि जो उसको कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, यहां पे गाइस अगर आसान शब्दों में बोलूं तो एम्प्लॉय लोग जो है वो जो काम करते हैं कंपनी में, उन लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन लोगों को जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट करना चाहिए, यानी कि जो है उसको सेकंड इंपॉर्टेंस देना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देना चाहिए। ओके, यानी कि जो है कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए सारे एम्प्लॉयज को। तो देखते हैं गाइस, हम लोग पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बताया गया कि एक सिंगल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को कम अहमियत देना चाहिए, कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है गाइस हमको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। ओके, व्हाइल टेकिंग द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सिंगल एम्प्लॉय। यहां पे बताया गया मैनेजर अगर कोई भी डिसीजन लेता है कंपनी में तो उसको जो है वो एक सिंगल एम्प्लॉय के बारे में सोच के नहीं डिसीजन लेना चाहिए, सारे ग्रुप को, यानी कि पूरे कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोच के उसको फैसला लेना चाहिए। ओके, सिमिलरली द एम्प्लॉयज शुड गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। यहां पे बताया गया सिर्फ मैनेजर के लिए ये बात नहीं कही जा रही है कि मैनेजर को जो वो कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, यहां पे एम्प्लॉय के लिए भी बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय को भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, सेकेंडरी रखना चाहिए, सेकंड इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंस, पहली प्रायोरिटी जो है वो कंपनी के इंटरेस्ट को देना चाहिए। ओके, यानी कि जो वो ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करे, ना कि जो खुद के फायदे के लिए काम करे। ओके, ये प्रिंसिपल ये बोलता है। तो ये बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ज्यादा है। ओके, प्रिंसिपल नंबर जो 7 है गाइस वो बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ओके, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है सेंट्रलाइजेशन। गाइस बेसिकली दो कंसेप्ट है, एक है होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन लेने का पावर होता है, जो भी अधिकार होता है, वो सिर्फ टॉप लेवल्स के पास में होता है। जो मैनेजर्स होते हैं बड़े बड़े, जो बॉस होता है कंपनी का, उसके पास ही पावर होता है सारे डिसीजन लेने का। तो अगर ऐसा जो सिस्टम फॉलो किया जाता है कंपनी में कि सारे डिसीजन जो है वो टॉप बॉडीज लेगी, टॉप अथॉरिटी लेती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं कि
कि यहां पे जो है वो सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है। अगर वही मैं बात करूं कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो फैसला लेने का जो अधिकार है, डिसीजन लेने का जो पावर होता है, वो बांट दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मैनेजर को, अलग अलग एम्प्लॉयज को भी जो है वो डिसीजन के पावर दिए जाते हैं। तो गाइस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉलो करती है ये सिस्टम को, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो यहां पे गाइस बताया गया कि ना ही कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यानी कि जो है ना ही सारे फैसले टॉप बॉडी को करना चाहिए, ना ही सारे फैसले जो है वो लोअर बॉडी यानी कि जो एम्प्लॉयज और मैनेजर है उन लोगों को करना चाहिए। यहां पे जो है गाइस बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे। यानी कि कुछ डिसीजन जो है गाइस वो टॉप बॉडीज को ही लेना चाहिए और कुछ डिसीजन जो है वो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को ही लेने चाहिए। ओके, तो गाइस यहां पे देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पे कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज में। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। When the decision making power is only in the hand of top level, it's called centralization. अभी बताया था कि जब पावर लेने का जो फैसला लेने का जो अधिकार होता है वो टॉप लेवल के पास में होता है, टॉप बॉडीज के पास में होता है, तब उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड व्हेन दिस पावर इज गिवन टू द लोअर लेवल एम्प्लॉयज इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर यही पावर को हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, लोअर लेवल को दे देते हैं, एम्प्लॉय को दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो यहां पे हेनरी फ्योल ने क्या बोला है, फ्योल एडवाइज दैट एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज टू बी अवॉइडेड। तो हेनरी फ्योल ने गाइस ये बोला है कि ना ही कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यहां पे दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां जो प्रिंसिपल है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन गाइस अलग से पूछा जाता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है गाइस, ये प्रिंसिपल बोलता है कि हेनरी फ्योल ने बोला है कि कंपनी में अगर हमको किसी भी टॉपिक पे या अपनी जो है प्रॉब्लम को डिस्कस करना है मैनेजर से या बॉस से, तो गाइस यहां पे जो है हम लोग डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, हमको जो है एक सिस्टमैटिक चेन से होकर गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा अगर आपको समझाने के बोलूं, जैसे कॉल सेंटर होता है, तो कॉल सेंटर में जो एम्प्लॉयज होते हैं तो उनके ऊपर जो है एक टीम लीडर होता है, टीएल होता है। ओके, तो गाइस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डायरेक्ट कंपनी के बॉस से तो जाके नहीं बोलते, वो लोग क्या करते हैं, अपने टीम लीडर को पहले क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं, टीम लीडर को जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। टीम लीडर क्या करता है, वो जो है कंपनी के बॉस तक जो है लोगों की बात पहुंचाता है। तो गाइस ये क्या किया मैंने यहाँ पे सिस्टमैटिक जो है वो एक चेन को फॉलो किया, एक कम्युनिकेशन के पैटर्न को फॉलो किया। इस पैटर्न को बोलते हैं गाइस स्केलर चेन। अपनी अगर बात मुझे कंपनी के बॉस तक पहुंचाना है तो मैं क्या करता हूं, सिस्टमैटिक तरीके से जो है पहले कौन हेड है, उसके बाद में उसके ऊपर कौन हेड है, उसके बाद में लास्ट में जो है बॉस के पास बात जाती है। ओके, तो यहां पे गाइस हमको बात करना है तो हमको जो है सिस्टमैटिक चेन से होकर गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टमैटिक चेन ऑफ द कम्युनिकेशन, इट्स कॉल्ड स्केलर चेन। तो गाइस यहां पे वही बताया गया, ये प्रिंसिपल के हिसाब से कंपनी में जो है वो सिस्टमैटिक चेन होना चाहिए बात करने के लिए, यानी कि सिस्टमैटिक जो है वो एक जो है वो फॉर्मेट होना चाहिए अगर अपनी बात हमको पहुंचाना है कंपनी के बॉस तक। For example, general manager informs the decision to respective functional manager, then functional manager will pass it to the supervisor, the supervisor will inform it to foreman and he will inform the worker। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया कि सबसे पहले जो है जनरल मैनेजर जो है वो बताता है डिसीजन के बारे में फंक्शनल मैनेजर को। तो गाइस यहाँ पे अभी जो है वो बात चल रही है वो टॉप बॉडी से नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि जो सबसे बड़ा जो बॉस है जनरल मैनेजर वो इन्फॉर्म कर रहा है फंक्शनल मैनेजर को, फिर फंक्शनल मैनेजर जो है वो पास कर रहा है इस बात को सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर जो है वो फोरमैन तक बात पहुंचा रहा है, लास्ट में जो फोरमैन जो है वो एम्प्लॉय तक बात पहुंचा रहा है कि बॉस ने क्या बोला है। ओके, तो ये जो चेन बताया गया वो अभी टॉप से लोअर की तरफ आया, तो लोअर से जो है वो टॉप की तरफ भी जा सकता है। ओके, तो ऐसे ही जो है गाइस हमको चेन फॉलो करना है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, अभी आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो स्केलर चेन। अभी जो हम लोग ने बात किया स्केलर चेन की, वो पहला वाला जो बताया गया है ग्राफ वो है सी। ओके, तो हम लोग सपोज करते हैं कि सी जो है वो एक एम्प्लॉय है, उसने अपनी बात पहुंचाया बी को, फिर बी से बात गई ए की तरफ, फिर ए से आई डी की तरफ, और डी के बाद में जो लास्ट में जो है वो कंपनी का जो बॉस था ई, उसकी तरफ जो है गाइस वो बात पहुंच गई। ओके, तो गाइस कभी कभी जो है वो हमको अर्जेंट जो है वो कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो हम लोगों को इतना रुकने का टाइम नहीं है हमारे पास कि जो है हम लोग पहले बी को बताया, फिर बी ए को बताएगा, फिर वो डी को बताएगा, देन उसके बाद में कंपनी के बॉस तक बात पहुंचेगी। तो गाइस ऐसा अगर हमके पास
तो गाइस कभी इमरजेंसी है, कभी हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, हमको डायरेक्टली जो है कंपनी के बॉस से बात करना है, तो हम लोग जो है गाइस यहाँ पे एक और हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। यानी कि जो सी जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली जो है वो ई से भी कम्युनिकेट कर सकता है अगर उसको कोई इमरजेंसी है, कोई जो है वो उसको प्रॉब्लम है तो। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बताया गया है कि जो सी जो है वो डायरेक्टली बात करेगा ई से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके वहां पे नीचे क्या लिखा हुआ है, गैंग प्लैंक। तो ऐसी टाइप्स की कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक भी जो है गाइस इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो अलाउड होती है अगर हम जो है वो परमिशन ले लेते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे हेनरी फ्योल ने बोला है कि स्केलर चेन को तो फॉलो करना ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही स्केलर चेन को फॉलो किया जाए। इमरजेंसी सिचुएशन में स्केलर चेन को हम तोड़ भी सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इट्स टाइम कंज्यूमिंग, हेंस समटाइम्स क्रॉस कम्युनिकेशन गैंग प्लान शुड बी अलाउड विथ प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। तो गाइस ये जो कम्युनिकेशन है स्केलर चेन, वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। तो गाइस कभी कभी जो हम लोग क्रॉस कम्युनिकेशन यानी कि गैंग प्लान भी कर सकते हैं अथॉरिटीज से परमिशन लेके। ओके, तो समझ में आ गया स्केलर चेन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9th जो प्रिंसिपल है बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ये प्रिंसिपल बेसिकली बोलता है रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, वेजेस। ओके, तो गाइस यहां पे जो है हमको एम्प्लॉय को जो है वो रेम्यूनरेशन, सैलरी जो है वो बराबर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। जो एम्प्लॉय जो अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो है सैलरी में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ओके, अगर लेवल डिफरेंस है, एक जो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा टैलेंटेड है, उसका जो है वर्क जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी सैलरी ज्यादा होगी, और जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय है उसकी बेशक जो है वो सैलरी जो है वो कम होगी। लेकिन अगर वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो यहां पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयर वेजेस, सैलरी फॉर their services while paying remuneration. The skill, knowledge, nature of the worker of the employee should be considered. When the employee get fair wages, good working condition, they work with full dedication. तो गाइस यहां पे बताया गया सारे एम्प्लॉय को जो है आपको फेयर वेजेस देना है डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क्स। तो गाइस यहां पे बताया गया जैसे भी एम्प्लॉय का जो काम होता है गाइस, नेचर ऑफ द वर्क के हिसाब से जो आपको उसको पेमेंट करना है। ओके, 10th जो प्रिंसिपल बताया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। गाइस इसमें बताया गया कि कंपनी में जो भी चीजें हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो चाहे वो मशीनरीज हो, सबके लिए जो है वो एक प्लेस होना चाहिए और वो जो है वो वहां पे प्लेस पे जो है वो गाइस वो काम करना चाहिए। ओके, यहां पे बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस। तो गाइस यहां पे बताया गया कि कंपनी में हर एक चीज के लिए जो प्लेस होना चाहिए और हर एक चीज जो है वो अपनी बराबर प्लेस पे होना चाहिए। यानी कि बेसिकली जो है गाइस ये बोलना चाहता है कि जैसा जो एम्प्लॉय का टैलेंट है वैसा जो है गाइस उस एम्प्लॉय को जो हमको जॉब देना चाहिए, उसको वही जो है सेक्शन में जो है हमको रखना चाहिए। ओके, इट मीन्स पीपल एंड मटेरियल्स रिसोर्सेस शुड बी इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। यानी कि गाइस पीपल यानी कि जो एम्प्लॉयज है और जो भी हमारा मटेरियल्स है, मशीनरी है, वो जो है वो हमेशा राइट प्लेस पे होना चाहिए। ओके, दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो हमारा मैन रिसोर्सेज है, ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज है और जो फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मटेरियल्स, मशीनरी, उनका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अच्छी तरीके से इस्तेमाल कंपनी में होना चाहिए। और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कब होगा, जब हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे कंपनी में। ओके, फिजिकल रिसोर्स यानी कि मशीनरी की जहां पे जगह है हमको उसको वहां पे रखना है। ओके, जहां पे जो मशीनरी का काम है हमको उसको वहां पे यूज करना है, जहां जो एम्प्लॉय का काम है हमको उसको वहां पे यूज करना है, उसको वो जॉब जो है वो देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 11th प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी बेसिकली ये रिलेटेड है कि हमको एम्प्लॉय में जो है वो भेदभाव नहीं करना है, दो एम्प्लॉय के बीच में जो है गाइस हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सारे एम्प्लॉय को जो वो एक नजरिए से देखना है। ओके, किसी भी एम्प्लॉय को उसकी रिलीजन के वजह से, लैंग्वेज की वजह से, उसके कलर की वजह से गाइस हमको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉय। सारे एम्प्लॉय से गाइस हमको इक्वली ट्रीटमेंट करना है। द मैनेजर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। तो जो मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉय के बीच में भेदभाव ना करे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ओके, लैंग्वेज। द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द सेम लेवल शुड बी पेड सेम सैलरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और यहां पे एक और बात बताई गई जो हम लोग ने प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन में भी पढ़ा था कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनमें जो है सैलरी भी जो है गाइस वो सेम होना चाहिए। ओके, पता चला कि मैनेजर के कोई पहचान वाला है तो उसको जो वो डबल सैलरी पे कर रहा है और दूसरे एम्प्लॉय को जो वो कम पे कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, 12 जो प्रिंसिपल है गाइस वो बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है गाइस कि हमारी जॉब में जो है वो स्टेबिलिटी होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को अगर कंपनी जो है वो हायर करती है तो गाइस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जो है वो परमानेंट जॉब जो है वो दे। यहां पे गाइस बताया गया कि यहां पे जो एक एम्प्लॉय को जो है वो हमको टेम्पररी जॉब पे नहीं रखना है ज्यादा टाइम के लिए, हमको जो है एम्प्लॉय को जो है वो परमानेंट जॉब देना है ताकि जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके।
According to this, there should be a job security to the employee. Employee should not be kept टेम्पररी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे बोलता है कि एम्प्लॉय को जो वो जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए कंपनी को। ओके, ऐसा नहीं कि आज रख लिया एक हफ्ते के बाद में निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एम्प्लॉयज शुड बी गिवन स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब दैट इज परमानेंट जॉब। तो यहां पे हमको एम्प्लॉय को क्या करना है, स्टेबिलिटी देना है टेन्योर की, यानी कि उसके जॉब की। ओके, परमानेंट जॉब हमको एम्प्लॉय पे देना है। 13 जो प्रिंसिपल है सेकंड लास्ट, वो बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। तो गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि खुद से जो है वो गाइस आइडियाज देना, खुद से जो है वो क्या करना, कोई नई चीज को डेवलप करना। ओके, तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि खुद से कोई चीज को जो है वो क्या करना, जनरेट करना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव बोलता है कि अगर जो एम्प्लॉयज है, अगर वो कुछ आइडिया देते हैं कंपनी की तरक्की के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, तो मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉय की जो है बातों को सुने, एम्प्लॉय के सजेशन को जो है वो इग्नोर नहीं करना है। जो भी एम्प्लॉय इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी आइडिया दे रहे हैं गाइस, उसको हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। ओके, तो यहां पे बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर शुड एनकरेज एंड सपोर्ट द एम्प्लॉयज टू टेक द इनिशिएटिव। तो यहां पे मैनेजर को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एम्प्लॉय को कि नए नए आइडियाज जनरेट करके दो, ना कि जो है वो इग्नोर करना चाहिए। इनिशिएटिव मींस थिंकिंग ऑफ न्यू आइडिया, डूइंग इनोवेशन फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे इनिशिएटिव का भी मतलब बताया गया कि नए नए आइडिया सोचना, किस लिए, फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कंपनी को जो है वो प्रॉफिट और मिल सके। ओके, सो द एम्प्लॉय शुड कम अप विद अ न्यू आइडिया एंड मैनेजर शुड वेलकम देयर आइडियाज एंड सजेशन। तो यहां पे बताया गया कि जो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ये हमको सिखाता है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, अगर एम्प्लॉय जो कुछ आइडिया दे रहे हैं तो एम्प्लॉय लोग को जो है वो, तो गाइस मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि उनके आइडिया को वेलकम करे, उनके आइडिया को जो है वो कंसिडर करे। ओके, ना कि इग्नोर कर दे। 14वां जो 14 प्रिंसिपल है गाइस, जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एस्पेरिट डी कॉप्स। अब ये स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है गाइस टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट किसको बोलते हैं कि सारे लोगों के बीच में क्या करना, एक स्पिरिट जगाना। यानी कि स्पिरिट का मतलब क्या होता है, हिम्मत, हिम्मत बोल सकते हैं हम लोग इसको, मोटिवेशन बोल सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपेरियर यानी कि मैनेजर मस्ट एनकरेज एंड क्रिएट स्पिरिट डी कॉप्स, यानी कि टीम स्पिरिट। सारे एम्प्लॉय के बीच में जो है गाइस वो हमको क्या करना है, मोटिवेशन जगाना है, स्पिरिट को जगाना है, ताकि वो लोग जो है वो फुर्ती से जो है कंपनी में काम कर सके। Among the subordinate employees, spirit D corps means union is a strength. Guys, union is a strength क्या मतलब भी होता है spirit D corps. Okay, तो spirit D corps से क्या होता है, जब सारे लोग एम्प्लॉय लोग जो है वो मिलके जो है वो मोटिवेशन से काम करते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रेंथ बन जाती है हमारी। ओके, इफ द वर्कर वर्क विद द यूनिटी द गोल कैन बी अचीव इजीली। यहां पे बोलता है कि अगर वर्कर लोग जो है वो स्पिरिट से यानी कि जो वो ग्रुप में मिलके काम करते हैं, तो यहाँ पे गाइस जो है हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको जो हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, तो गाइस वापस से बता देता हूं, स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय लोग के बीच में जो है वो मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, वो लोग जो है क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जब मन में आया काम कर रहे हैं, जब मन में आया नहीं काम कर रहे हैं, उन लोग के बीच में कोई जो है वो उत्साह ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बताया कि जो मैनेजर है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉयज के बीच में एक स्पिरिट को लेके आए, मोटिवेशन लेके आए, ताकि वो जो है वो उत्साह से जो है वो काम कर सके। ओके, तो यहां पे गाइस स्पिरिट डी कॉप्स बताया गया। ओके, तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। ओके ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।